पाकिस्तान, तुझ में आग लगा देंगे। सुन पाकिस्तान, तुझ में आग लगा देंगे। अगर कश्मीर पर नजर उठाकर जो देखा, शमशान बना देंगे, शमशान बना देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्लैक एंड व्हाइट में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। द कश्मीर फाइल्स ने एक ऐसे गैंग को बेपर्दा किया है जो रहते तो हिंदुस्तान में हैं लेकिन हिंदुओं से घृणा करते हैं। जब भी इनका सच से सामना होता है ये चीखने चिल्लाने लगते हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर विवाद किस वजह से है ये कोई सामने आकर नहीं बताता। फिल्म रिलीज ना हो, कहीं दिखे नहीं, इसके लिए देश के सेक्युलर ब्रिगेड ने एड़ी चोटी एक कर दी है। हाई कोर्ट तक चले गए। अब एक और खुलासा हुआ है कि ये फिल्म किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं होगी। जिसे भी देखना हो उन्हें सिनेमा हॉल जाना होगा। इस फिल्म पर इतनी राजनीति और साजिश क्यों हो रही है, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, फिल्म रिलीज नहीं हुई है लेकिन नाम सुनते ही कि द कश्मीर फाइल्स नाम है, OTT प्लेटफॉर्म पर इसे बैन कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह क्या है? वही वजह है जिस वजह से कपिल शर्मा ने अपने प्रोग्राम में से प्रमोट होने से मना कर दिया। वही वजह है जो बॉलीवुड गैंग तमाम दूसरे फिल्म मेकर्स के साथ करता है। वही वजह है जिस वजह से बॉलीवुड गैंग को हिंदुस्तान के लोग गालियां देते हैं। ये फर्जीवाड़े का केंद्र है। फिल्म तो बन गई। मैं आपको एक बात और बताता हूं जी। अभी तो कोरोना काल है, फिल्में नहीं बन रही है। और अगर नॉर्मल टाइम हुआ होता कि हर सप्ताह 2-3 फिल्में रिलीज हो रही हैं जी। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 50 से ज्यादा थिएटर तक पहुंच नहीं पाती। ये माफिया है 15-16 प्रोडक्शन हाउसेस का। जी। गैंग चलता है, गैंग। कोई बाहर से मिडिल क्लास, मिडिल टाउन का लड़का उनके बीच जाकर अपने कर्तव्य को दिखाएगा, सुशांत सिंह जैसा हाल होगा। लेकिन ये तो लड़ाकू आदमी है। जी। टाइम फायदेमंद हो गया कि फिल्में ज़्यादा रिलीज नहीं हो रही हैं, इसलिए सिनेमा हॉल्स भी मिल जाएंगे। प्रमोशन नहीं हो पाएगा। ये कोई अखबार वाले बताएंगे नहीं, छापेंगे भी नहीं, छापेंगे भी नहीं। ये इंटॉलरेंस गैंग, ये सेल्फ प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियंस, ये कहां है? किस गंदी नाली में बैठ के नहा रहे हैं ये लोग? एक फिल्म ही आई है, आसमान नहीं टूटा है, और अभी तो सिर्फ फिल्म आई है। कल और बहुत सारी चीजें आएंगी। ये तुम्हारे झूठ को दुनिया के सामने बेपर्दा करने के लिए। तो हुआ ये, मैं इंटरव्यू देख रहा था कि भाई OTT पे क्यों नहीं आ रहा, तो विवेक अग्निहोत्री का मैंने सुना, वो बता रहे कि भाई क्यों नहीं आया। तो वो कोई बड़े OTT प्लेटफॉर्म के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई हम तो ऐसे 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 है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, इसमें इस्लामिक टेररिज्म शब्द तो इस्तेमाल नहीं किए हो। तो उन्होंने कहा भाई इस्लामिक टेररिज्म ही है, उसका इस्तेमाल कैसे नहीं होगा? ये सारा कुछ तो इस्लाम की वजह से ही हुआ। वहां पे JKLF, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो जमाते इस्लामी वहां पे लोगों को मार रहा था, ये JKLF के टेररिस्ट जो वहां पे आतंक फैला रहे थे, वो क्या सेक्युलरिज्म के लिए कि नाराए तकदीर, अल्लाहू अकबर, यही तो कर रहे थे ये लोग। इस्लामिक टेररिज्म मत लिखना, मत बोलना,
डायलॉग से हटा दो तो फिल्म तो हिट होगी। जिसको जो करना है वो कर ले, लोग तो जाएंगे, देखने जाएंगे, सिनेमा हॉल में जाएंगे। अच्छा हुआ ओटीटी पे नहीं आ रहा। अब तो दूसरा सवाल क्या कि भाई वहां पे कुछ मुसलमान भी तो मरे होंगे जी। कश्मीर में। तो ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ हिंदू ही मारे गए, कुछ मुसलमान भी मरे होंगे। बोले हाँ मरे हैं। तो उसके लिए क्या आपने हिंदू टेररिस्ट वर्ड का इस्तेमाल कर दिया है ना। अगर दोनों भी आपने कर दिया तो बैलेंस हो जाएगा, तो हम रिलीज कर देंगे। तो उसने कहा कि नहीं भाई, वहां जो मुसलमान को मारा गया वो मुसलमान मारे गए जो मुसलमान ये कह रहे थे कि हिंदुओं के साथ गड़बड़ी हो रही है, उसको वही जिहादियों ने मार दिया। माने इस्लामी जिहादी आतंकियों ने हिंदुओं को मारा ही, और जो मुस्लिम सपोर्ट में खड़े थे उसको भी मार दिया। तो बोला ये देखिए हमारी पॉलिसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, आर्मी के खिलाफ स्टोरी चले, हिंदुस्तान की आर्मी के खिलाफ तुम्हारी पॉलिसी है। तुम यंग लड़कों को बंदूक उठाना सिखाओ, उस तरह की फिल्में बनाओ। टेररिस्टों को रैशनलाइज करने के लिए, उनके प्रति सिंपैथी जगाने के लिए फिल्म बनाओ। ये तुम्हारी पॉलिसी है। और कहीं सच तुमने बताया तो वो पॉलिसी नहीं है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कहा कि नहीं भाई, हम तो नहीं कर सकते। ये दलील, ये बातें विवेक अग्निहोत्री बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनको बॉलीवुड में रहना है। ये हकीकत नहीं है, मेरा हंच है, मैं बता रहा हूं। ये फ्रॉड लोग हैं। मैं बार बार कहता हूं, बॉलीवुड सड़ांध है। जिस दरवाजे को खोलोगे उससे बदबू आएगी। ये ओटीटी वालों ने इसलिए मना किया होगा कि उसे ये बड़े बड़े लोगों का फोन आ गया होगा कि खबरदार इसकी फिल्म को दिखाए। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी तो सिनेमा हॉल्स में भीड़ नहीं है। मतलब अभी तुरंत कोरोना काल से आप बाहर निकले, फिल्में नहीं आ रही, रिलीज नहीं हो रही। अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स इसके फिल्म को छूते नहीं, सब जगह से फोन आ गया होता। ऐसे नहीं सुशांत सिंह राजपूत को अचानक से हर फिल्म से बाहर निकाला जाने लग गया। बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने इस बात की तस्दीक की है, इसको कंफर्म किया है कि फोन करके कहा गया कि इस लड़के को निकालो बाहर। ये 60-60 साल के बुड्ढों को हीरो बना करके दिखाओ, ये पॉलिसी है। उसी की फिल्म चलेगी। ये 55-60 साल के बुड्ढे वो बन के आएंगे हीरो, 18 साल की लड़कियों के साथ गाना गाएंगे पेड़ के पीछे। तमाशा बना करके रखा हुआ है। और ये जो हकीकत बयां कर रहा है वो फिल्म नहीं चलेगी। तो मैं फिर कह रहा हूं, हिंदुस्तान के प्रति प्रेम है और खुल के मैं कह रहा हूं, अगर हिंदू होने का जरा सा भी गर्व है, शरीर में एक भी कतरा अगर बह रहा है, खून अगर लाल है, मस्ट वॉच दिस फिल्म, मस्ट वॉच दिस फिल्म। बॉलीवुड को सबक सिखाने का यही तरीका है कि यू मेक गुड फिल्म्स, यू मेक फिल्म्स ऑन रियलिटी। लोग पैदल चल के सिनेमा हॉल तक जाएंगे। ये तमाशा करने के लिए बॉलीवुड को माथा पे बिठाने की आवश्यकता नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जो स्क्रीनिंग हुई थी दिल्ली में, विवेक अग्निहोत्री ने जो स्क्रीनिंग रखी थी अपनी फिल्म की, उसमें एक वीडियो उन्होंने शेयर किया था। वो वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। उसमें बहुत खुश नजर आ रहे हैं और ऐसी तालियां बजा रहे हैं कि वाकई उन्होंने सच को स्वीकार किया है।
देखिए, आपने सही वीडियो दिखाया। ये फिल्म खत्म होने के बाद ये स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है जी। सारे लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं और सबकी आंखें नम थी। तो इस फिल्म को तो ये जितने आन खान बान, जितना ये जो गैंग है कपूर और ये पता नहीं कौन कौन से जौहर, जिनको जो करना है आप कर लो जी। ये फिल्म तो घर घर तक जाएगी और सच्चाई बताएगी जी। डॉक्टर साहब, ट्विटर पर विवेक अग्निहोत्री ने एक और तीखा सवाल किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया कि 30 years ago when we were in Kashmir, my father used to say don't go out, दंगे चल रहे हैं। Today in Delhi, I told my son don't go out, दंगे चल रहे हैं। Do you realize Islamization of India has begun? क्या भारत में इस्लामीकरण शुरू हो चुका है, ऐसा वो पूछ रहे हैं। क्या ये सही है वाकई? देखिए, ये थोड़ा ओवर स्टेटमेंट है कि पूरे देश का इस्लामाइजेशन हो रहा है। पूरे देश का नहीं हो रहा, लेकिन पॉकेट्स में तो हो रहा है, पॉकेट्स में तो हो रहा है। और अगर आप जागृत नहीं हुए, मैं बार बार कह रहा हूं, जो हाल कश्मीर में हुआ वही बंगाल में होगा, वही केरल में होगा, फिर यूपी में होगा, फिर बिहार में होगा, और धीरे धीरे हर जगह होगा। भागने का तो कश्मीरी तो भाग के आ गए, यूपी वाले भाग के कहाँ जाएंगे, बंगाली कहाँ भाग के जाएंगे। मरना होगा या कन्वर्ट हो जाना पड़ेगा जी। और आपने अच्छा किया ये सवाल कर दिया वो ट्वीट के जरिए 30 साल पहले। तो 30 साल पहले हो क्या रहा था ये भी तो जानना जरूरी है। 84 से वहां पे बवाल चालू हुआ। दो संगठन JKLF और जमात इस्लामी, ये दोनों हार्डकोर इस्लामिक संगठन थे। प्लेन एंड सिंपल फर्क क्या था? JKLF उस वक्त इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात कर रहा था, और ये जो जमात इस्लामी, ये गिलानी पिलानी वाले, ये सब, जिसको गिलानी साहब, दिल्ली में ऐसे ऐसे फ्रॉड पत्रकारों को मैंने देखा है। जिलानी साहब, ये टेलीविजन चैनल वाले कॉन्फ्रेंस करते थे, इन टेररिस्टों को, इन हत्यारों को बिठा बिठा करके आपने महिमा मंडन किया है। चाहे वो मलिक हो, चाहे कोई भी हो। ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने इन लोगों का माथा खराब किया। काम क्या था इन लोगों का? जमात इस्लामी करती क्या है? सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाएगी। ऐसा नहीं कि इन लोगों ने इन लोगों ने सोचा कि भाई इलेक्शन के जरिए हथियार लेते हैं जी। हार गए, जो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो हार गए, तो बंदूक उठा लिया इन लोगों ने। पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी इन लोगों ने। और क्या है ये JKLF और ये वो, क्या नारेबाजी करते थे ये लोग कि कश्मीर के अंदर निजामे मुस्तफा बनाएंगे। निजामे मुस्तफा का मतलब क्या हुआ? इस्लामिक रूल, शरिया का कानून। और ये सब दिल्ली में लुटियन वाले सब तो बैठे हुए रहते थे ना वहां पे। भाई इन लोगों को कौन, अनपढ़ गंवार लोगों को कौन इतना अकल देगा? जो लोग हत्या की बात करते हैं उनसे क्या आप उम्मीद रखते हैं? लेकिन फिर भी मैं ढूंढ निकाला भाई क्या, भाई इस्लामाइजेशन और क्यों, भाई इस्लामिक से क्या प्रॉब्लम है? तो ये लोग कहते थे कि भाई हम इस्लामिक डेमोक्रेसी स्थापित करेंगे। इस्लामिक डेमोक्रेसी, पूरी दुनिया में किसी भी इस्लामिक कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है। और ये जो क्लाशनिकोव उठा करके लोगों को मारने वाले, कमजोर लोगों के ऊपर गोली चलाने वाले, महिलाओं का बलात्कार करने वाले लोग, ये इस्लामिक डेमोक्रेसी बनाएंगे कश्मीर के अंदर। देखिए कितने बड़े फ्रॉड सब थे ये लोग। और इन लोगों को मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि ये सारी चीजें जाननी जरूरी है, क्योंकि ये तमाम इस तरह के उद्दंड उग्रवादियों को ये लुटियन मीडिया, ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनको डेमिगॉड की तरफ पेश किया। और थे सब ये सब डेमोगॉग्स,
भाषण देकर के लोगों को इसको कह सकते हैं कि वहसी बना देना। इन लोगों ने फिर इस्लामिक सोशलिज्म स्थापित करेंगे। बताइए, इस्लामिक सोशलिज्म। इंटरव्यू चलता था बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े मैगजीन्स में। ये कहते थे कि भाई हम तो इंशाअल्लाह शरिया कानून के मुताबिक हम माइनॉरिटी राइट्स भी रखेंगे हिंदुओं के लिए। कोई माइनॉरिटी राइट्स नहीं है उसमें, कोई नहीं है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी राइट्स है, अफगानिस्तान में है। तो ये तमाशा ये लोग जो है इन लोगों ने किया। और उसके बाद 88 के बाद से इन लोगों ने मारना चालू कर दिया। कभी और ये आखिरी वीडियो नहीं है जब मैं लिस्ट लेकर के बैठूंगा कब कब कैसे कैसे मारा गया। और जब पहली हत्या जो है वहां पे बीजेपी के एक लीडर की हुई, एडवोकेट थे, और दहशत में सारे लोग आ गए, दहशत में सारे लोग आ गए और एक एक करके फिर मारना चालू किया। सारा कुछ होने लग गया, अनाउंसमेंट होने लगे। मस्जिद से आती थी आवाजें कि भागो यहां से, अपनी औरतों को छोड़ दो, कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो गोली खाओ। क्योंकि वहां निजाम मुस्तफा। तो इनका पूरा का पूरा ये काम ही था कि भाई वहां पे इस्लामाइजेशन, इस्लामिक नेशन उसको क्रिएट करना। लेकिन ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, दिल्ली लुटियन गैंग और ये और सारा कुछ, ये क्यों कह रहा हूं, इसको समझना जरूरी है। ये सारी चीजें कब शुरू हुई? 88 के बाद से 79, 91 तक में तो मारपीट के लोगों ने हिंदुओं को भगा दिया। किसकी सरकार थी? अब देखिए, समझिए इस चीज को, ये कैसा ये देश है। ये जो सेकुलरिज्म का नाम लेते हैं, आपसे मुलाकात हो तो गर्दन पकड़ के पूछिए इनसे कि तुम्हारे वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में किस तरह से हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ। यही जो बंगाल में हो रहा है, ये ऑलरेडी कश्मीर में हो चुका। वीपी सिंह बने प्राइम मिनिस्टर, मुस्लिम वोट के भूखे, देश को तबाह बर्बाद करने वाला वैसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को मिला नहीं। और ऊपर वाले का भी करिश्मा देखिए, मरा तो राष्ट्रीय शोक भी नहीं मनाया गया। कहने में बुरा लगता है लेकिन हकीकत है। क्यों हुआ ऐसा? उसके नाक के नीचे हिंदुओं को मारा गया। 1.5 लाख कश्मीरी पंडित तो इससे प्रभावित हुए। और मुस्लिम वोटों के भूख की वजह से इसने गृह मंत्री बनाया एक ऐसे शख्स को जो कश्मीरी था। गूगल कीजिए, सब मिलेगा। दिक्कत यह है कि हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं। यह महबूबा के फादर सईद साहब गृह मंत्री थे। आज को टेररिज्म कहीं पे होता है, अमित शाह बैठे हुए हैं, किसी की हिम्मत है, मजाल है। नक्सली तो बम बनाना भूल गए। ये पाकिस्तानी संगठन से जो जितने जो लश्कर तौबा, ये सब बम बनाना भूल गए। ये जब हिंदुस्तान में सेकुलर पार्टी की सरकार रहती है, शहर शहर में धमाके होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दे ऑल आर कॉम्प्रोमाइज्ड। आपने बिठा दिया एक शख्स को। कैसे क्या हुआ? महबूबा की एक सिस्टर भी है, राबिया, गायब हो जाती हैं। कहते हैं ये लोग वे आतंकी उठा ले गए। उठा ले जाते। उन्होंने शर्त रख दी कि होम मिनिस्टर, देश का होम मिनिस्टर की बेटी गायब हो जा रही है।
उसको किडनैप कर लिया जा रहा है और होम मिनिस्टर इस देश के लिए कुर्बानी देने के बजाय, इस देश में कुर्बानी देने के बजाय उसने टेररिस्टों को छोड़ दिया। उसकी शर्त थी कि भाई सारे टेररिस्टों को छोड़ दो। पूरी लिस्ट आ गई थी, ये खूंखार लोगों को छोड़ दो, और वही जो छोड़े गए वही बाहर निकल करके हिंदुओं के साथ वहां पे अत्याचार किया। दिस इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस फेक सेक्युलर पॉलिटिक्स। ये गंदगी है। यह हिंदुस्तान की सरकार का पहला कर्तव्य था कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की हिंसा, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के लीडर्स की वजह से वो अपने घर को छोड़ के अपने ही मुल्क में रिफ्यूजी नहीं बने। ये दुनिया का अकेला केस है कि हिंदुस्तान में मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग इतनी बड़ी संख्या में अपने ही मुल्क में रिफ्यूजी बन गए। ये सेकुलरिज्म का कॉस्ट है। तो इस्लामाइजेशन होगा या नहीं होगा? किसी भी सेकुलर कंट्री के अंदर हिजाब नहीं पहनने दोगे तो हाथ काट देंगे। आज खबर आई कर्नाटक के अंदर, हैदराबाद में एक कांग्रेस के लीडर को बंद किया गया, हिरासत में लेकर के उसको जेल में। इन लोगों को तो बाकायदा कभी जेल से बाहर निकलने ही नहीं देना चाहिए। कह रहा है कि भाई टुकड़े टुकड़े कर देंगे हिजाब के बारे में जिसने भी उसका विरोध किया था। ये सेकुलरिज्म की पार्ट है। ये हिंदुओं ने सिर्फ ठेका ले रखा है। तो ये जो बात है कि इस्लामाइजेशन का, यह अच्छा हुआ ये उस फिल्म ने इस सब डिबेट को इग्नाइट किया है। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं। कश्मीर फाइल अभी रिलीज नहीं हुई है। रिलीज होने के बाद भी जब मैं फिल्म देख कर के आऊंगा, मैं बताऊंगा क्या क्या चीज मिस कर गया, क्या क्या इन्होंने मिस किया है विवेक अग्निहोत्री ने, वो कहानी भी बताऊंगा। हिंदुस्तान के इतिहास का ये सबसे काला अध्याय है। इसको तो हम साफ नहीं कर सकते, लेकिन लोगों तक पूरी कोशिश रहेगी कि इस काले अध्याय का एक एक शब्द, एक एक पन्ना लोगों तक पहुंचाए, ताकि फिर से ये अध्याय देश के किसी भी कोने में रिपीट ना हो। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। फिल्म रिलीज को रोकना सिर्फ वैचारिक मतभेद ही नहीं है, बल्कि वो लोग भी हैं जो फिल्म रिलीज से पहले ही क्रिटिसाइज करके फिल्म की छवि बिगाड़ने में जुट गए हैं। ये लोग हकीकत पर बनी फिल्म, सच्ची कहानियों पर बनी फिल्म, सत्यापित घटनाओं पर बनी फिल्म को प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक फेक न्यूज फैलाने का काम करते हैं। तो द कश्मीर फाइल्स लुटियन गैंग्स के नैरेटिव को ध्वस्त करने वाली है। इसीलिए ये लोग बौखला गए हैं, लेकिन इनके बस की अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि परसों यानी कि 11 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है। द कश्मीर फाइल्स के जरिए देश और दुनिया कश्मीर की हकीकत से रूबरू होने वाली है। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।